हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डिके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं 12th क्लास का आज हिंदी का क्लास शुरू कर दिया गया है, देख सकते हैं। तो चलिए 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है फ्रेंड, और तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो चलिए आज इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आए फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में सारांश लेकर आए थे इससे पहले। तो चलिए आज क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं आज संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर नंबर 3 है उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो चलिए 2023 का क्लास शुरू कर दिया गया हमारे चैनल डिके लाइफ स्टडी पर। तो चलिए फटाफट ज्वाइन करिए और लाइक शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज क्वेश्चन आंसर का देख सकते हैं वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख सकते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि आंदोलनों के नेतृत्व का संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलनों के नेतृत्व के वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। देख सकते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व में संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, उनके विचारों को लिखना है। तो चलिए किस तरह से लिखना है फ्रेंड, देख सकते हैं कि आंदोलनों के नेतृत्व के विषय में जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाए। देख सकते हैं कि आंदोलनों के नेतृत्व के विषय में जो जयप्रकाश नारायण जी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाए, सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो अत्यधिक सुनी जाएगी। देख सकते हैं छात्रों की बात अत्यधिक सुनी जाएगी। देख सकते हैं कि सबके सलाह से आंदोलन करना चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी थे, जो सबकी बात सुनने की बात कहती हैं और अधिक छात्रों की बात सुनने, जितना भी समय होगा उसके साथ बिताया जाएगा। मतलब जितना भी समय होगा वह उसके साथ बिताने की बात कहते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे उससे बहस भी की जाएगी, उनकी बातों समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि समय भी दिया जाएगा और उसके साथ वक्त भी बिताया जाएगा और उससे बहस भी की जाएगी और उसके साथ समझाए जाएगी भी, और अधिक से अधिक समझाने का प्रयास किया जाएगा। कौन कहते थे? जयप्रकाश नारायण जी कहते थे। देख सकते हैं कि जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही रहेगा। देख सकते हैं कि सबके बात को सुनने की बात कहते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण जी, पर फैसला वह कहते हैं कि फैसला मेरा ही रहेगा। सबकी बात सुनी जाएगी लेकिन फैसला मेरा ही रहेगा। देख सकते हैं कि सबको इस फैसले को मानना होगा। कहते थे कि सबकी बात सुनी जाएगी लेकिन फैसला मेरा रहेगा और यह सबको मानना पड़ेगा, माने फैसले को मानना पड़ेगा, आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश, देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, जहाँ की बहस भी होगी पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यही नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। देख सकते हैं कि आंदोलनों को जो संघर्ष के बात बताई है जयप्रकाश नारायण जी, उसके आधार पर कहे हैं कि सबकी बात सुनी जाएगी और सबके बातों को समझा जाएगा और सबकी सलाह ली जाएगी, पर फैसला मेरा ही रहेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो बापू और नेहरू के जो उल्लेख है किस में जेपी ने किया है, तो चलिए जेपी का पूरा नाम जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो चलिए किस तरह से लिखना है उत्तर में कि जयप्रकाश नारायण जी यह स्पष्ट कहते हैं
कि जो काम गलत होंगे उनकी नीति गलत होगी। देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण जी यह स्पष्ट कह दिए थे कि जो काम गलत होगा, जो काम गलत हो गए उनकी नीति भी गलत होगी। वे उनका विरोध करेंगे, वे उनका विरोध करेंगे। बापू में इतनी महानता थी, बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरे नहीं मानते थे, वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे। देख सकते हैं जो महात्मा गांधी जी थे वह जयप्रकाश नारायण जी को बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाया भी। जवाहरलाल बड़े भाई थे, जवाहरलाल बड़े भाई, वे उनको भाई ही कहते थे, उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था। देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण जी पर बहुत बड़ा स्नेह था, किनका? जवाहरलाल नेहरू जी का। वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफ़ी थे, बहुत मानते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी मानते थे। देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी को भी जयप्रकाश नारायण जी बहुत ही आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। देख सकते हैं उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के आलोचनाओं का कभी बुरा नहीं माने थे। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, उन सुझावों से आप कितना सहमत है। देख सकते हैं कि चुनाव के सुधार के बारे में जयप्रकाश जी का प्रमुख सुझाव क्या है और उनके सुझावों से आप कितना सहमत हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि जयप्रकाश जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है। देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि आज के मतदाताओं को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है, पर मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और न ही स्वतंत्र होती है। देख सकते हैं कि उनका कहना था कि जनता को सिर्फ इतना अधिकार है कि सिर्फ अपना वोट को देना, और पर मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और न ही स्वतंत्र होती है। न उम्मीदवारों का चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है। देख सकते हैं न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है और अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। देख सकते हैं कि अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। तो चलिए देख सकते हैं नीचे में क्या कहते थे कि जयप्रकाश जी इसमें परिवर्तन चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण जी हैं जो इसमें परिवर्तन चाहते हैं। साथ ही चुनाव में जो रुपया, जाति, बाहुबल का प्रयोग होता है, जो मिथ्या भाषण और मिथ्याचरण होता है, यह भी समाप्त होना चाहिए। देख सकते हैं कि जो जाति धर्म के आधार पर जो चुनाव होता है और जो बाहुबल यानी पावर के बदौलत चुनाव होता है, उन सबों के बारे में जयप्रकाश नारायण जी समाप्त करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? समाप्त होना चाहिए, यानी समाप्त करना चाहते थे। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चौथा नंबर जो प्रश्न है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो चलिए देख सकते हैं दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे। देख सकते हैं दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ
मेहमान थे जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। क्या थे? जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रात को दिल के दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। गोयनका जी ने उन्हें देख सकते हैं विली गार्डन नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। देख सकते हैं गोयनका जी ने उन्हें विली गार्डन नर्सिंग होम में भर्ती कराया और सारा इंतजाम था वहाँ पे। जो रामधारी सिंह दिनकर जी का हार्ट अटैक आया था उस समय वह इंडियन एक्सप्रेस के मालिक देख सकते थे गोयनका जी के यहाँ थे, जो उन्हें दिल के दौरा पड़ने पर देख सकते हैं उन्हें तुरंत वैली गार्डन नर्सिंग होम में भर्ती कराए थे। वहाँ पे सारा इंतजाम था। देख सकते हैं इंतजाम वहाँ पर सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। देख सकते हैं कि वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे सभी डॉक्टर औजार और लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी के हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और उनकी निर्धन हो गया। वहीं पर उनकी निर्धन हो गया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख सकते 5वां नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो चलिए उत्तर में किस तरह से लिखना है कि जयप्रकाश नारायण थे जो लौटने पर सोचा था। जयप्रकाश नारायण जी लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों को हरगिज वह की आज़ादी की लड़ाई के लिए देख सकते हैं जो देश गुलाम है वहाँ की कम्युनिस्टों को हरगिज वह आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। देख सकते हैं कि वहाँ के जो देश गुलाम है वह कहते कि वहाँ के कम्युनिस्टों को वह हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व बुर्जाओं क्लास के हाथ में रहता है। मतलब बड़े आदमी के जो बड़ा आदमी थे उसके हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं वह कहे थे कि कम्युनिस्टों को इससे अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी स्वतंत्र के दीवाने थे। जेपी थे जो स्वतंत्रता के दीवाने थे। जेपी का पूरा नाम जयप्रकाश नारायण था। वह स्वतंत्रता के दीवाने थे। वे आज़ादी चाहते थे। क्या चाहते थे? वे आज़ादी चाहते थे। उसकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी। उसकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी। अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना का प्रारंभ कर दिया। देख सकते हैं कि उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया था। कौन? जयप्रकाश नारायण जी थे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। तो वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास के परिचय देना है। इस अवधि में कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? तो चलिए देख सकते हैं कि वे बताते हैं कि 1921 जनवरी के मास में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे। वे बताते थे कि 1921 में जनवरी महीना में वह पटना कॉलेज के आईएससी के छात्र थे। अन्य छात्र भी थे वहाँ पे। सबने ही एक साथ गांधी जी का आहन पर असहयोग किया था। देख सकते हैं सबने मिलकर गांधी जी के साथ आहन पर असहयोग किए थे। तो चलिए देख सकते हैं फिर 1.5 वर्ष पढ़ाई ठप रही। देख सकते हैं आहन पर जो असहयोग किए थे उस पर फिर से 1.5 वर्ष पढ़ाई ठप रही। वे साइंस के छात्र थे।
गांधी जी थे, सॉरी, जयप्रकाश नारायण जी थे जो साइंस के छात्र थे, अतः उन्हें फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया। देख सकते हैं गांधी जी जो देख सकते हैं असहयोग किए थे, जो जयप्रकाश नारायण जी साइंस के छात्र थे, अतः फूलदेव सहाय वर्मा के पास उन्हें भेज दिया गया। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। देख सकते हैं वहाँ प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उसने कुछ सीखा जाए, इसीलिए भेज दिए थे कि वहाँ के प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसे कुछ सीख मिल जाए। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जी थे वह हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। जो विश्वविद्यालय थे हिंदू, उन्हें सरकारी मदद मिलती थी। फिर उन्हें बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दी। उन्होंने देख सकते बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दी और पास भी हुए। देख सकते पास भी हो गए। अमेरिकी प्रवास पिताजी मात्र देख सकते हैं रेवेन्यू असिस्टेंट थे कि उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी। तो चलिए देख सकते हैं उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज सकते थे। तो चलिए कि जेपी को अमेरिका भेजा जा सके, पर जेपी ने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं, अतः वह अमेरिका गए। कौन गए? जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए, पर यह बात उनके व्यक्तियों को नहीं भाई, क्योंकि उत्कृष्ट राष्ट्रीय चेतना के यह विपरीत था। क्योंकि यह देख सकते हैं यह देश के खिलाफ था, पर यह विपरीत था। उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया। देख सकते हैं वो अमेरिका गए तो उन्हें यहाँ के जो लोग थे उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया, मतलब दलाल कहते थे। वहाँ उन्होंने बागानों में काम किया, जिसे समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी थे कि बड़े मज़े से खा पी कर कुछ बचा भी लेते थे, कुछ कपड़े हेतु, कुछ फीस के लिए, बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्टोरेंट में देख सकते हैं रेस्टोरेंट होटल में या तो बर्तन धोए और वेटर का भी काम किए थे। देख सकते हैं समय बचाकर वह रेस्टोरेंट होटल में भी बर्तन धोए थे और वेटर का काम किए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी थे। जब वे बीए पास किए तो स्कॉलरशिप देख सकते हैं बीए पास किए तो स्कॉलरशिप मिलने लगी। फिर 3 महीना बाद डिपार्टमेंट के असिस्टेंट भी हो गए। देख सकते हैं स्कॉलरशिप मिले और फिर 3 महीना बाद डिपार्टमेंट के असिस्टेंट भी हो गए। ट्यूटोरियल की क्लास भी लेने लगे। फिर जीवन थोड़ा सा आराम से कटने लगा। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करना है। तो क नंबर, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, पर उन्हें लाठी चलाते हैं और गोलियां चलाते हैं। देख सकते हैं कि इस पंक्तियां से किस तरह से स्पष्ट किए हैं। तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड कि उस समय जो सरकार थी उनकी नीतियों के क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश नारायण जी कहते, उस समय जो सरकार थी उनकी नीतियों को देखते हुए और आलोचनाओं को
देखते हुए जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते हैं, आज हम सभा भी नहीं कर सकते हैं। सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं, कह रहे हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते क्योंकि सभा में आने वाले लोग को रोका जाता है, उन पर बल का प्रयोग किया जाता है। यही वास्तव में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सभा करने का अधिकार, देख सकते हैं, अधिकार जनता को प्राप्त है। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं, जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, वे कार्यक्रम में आने वाले को बंदी बनाते हैं। देख सकते हैं कि वे कार्यक्रम में आने वाले को बंदी बना लेते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं। क्या अपराध है उनका? क्या अपराध है उनका? मात्र यही कि वे सभा में जाते ही रहते हैं। अतः प्रजातंत्र का वास्तविक शत्रु यही है। देख सकते हैं डेमोक्रेसी को किस तरह से जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि सभा में आने से किस तरह का अपराध है, उन पर लाठी चलाया जाता है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। तो चलिए ख नंबर देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए ख नंबर में किस तरह से है देख सकते हैं कि ख नंबर क्वेश्चन है, इधर है फ्रेंड, यहाँ पे है, क है और यह ख है। देख सकते हैं कि व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है। देख सकते हैं यह पंक्तियाँ जो जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि व्यक्तियों से हमें झगड़ा नहीं, नीतियों से झगड़ा है और सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्य से झगड़ा है। तो चलिए इस पंक्तियाँ को जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में कहे थे, जो संपूर्ण क्रांति पटना के गांधी मैदान में दिए थे सन 1974 को, उसी में यह लाइन को दोहराया गया था। तो चलिए किस तरह से स्पष्ट करना है, तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए जयप्रकाश नारायण जी ने अपने पटना के भाषण में यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतिगत कम और स्वार्थगत अधिक है। देख सकते हैं कि आज जो देश में हो रहा है वह नीतिगत कम है और स्वार्थगत अधिक है। उसके कर्ता धर्ता शासक हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके इशारे पर ही हो रहा है, वे ही उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। पर मैं उन्हें कम दोषी मानता हूँ, मैं तो उन नीतियों को दोषी मानता हूँ जिनके आधार पर सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि हम उस नीतियों को दोषी मान रहे हैं। मतलब यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जो वह बनाया गया है। गलत नीति के आधार पर जो सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। अतः देख सकते हैं कि अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं मात्र नीतियाँ है। मतलब गलत आदमी में नहीं, गलत इस सिस्टम में हो रहा है। गलत यहाँ पर सरकार में नहीं है बल्कि इस सिस्टम में हो रहा है। और कहा तो यही जाता है कि हमारी नीतियाँ जनता के लिए पर वास्तविकता यह है कि उनकी कोई नीतियाँ ही नहीं है। अगर कुछ हैं तो वे स्वार्थ ही है। देख सकते हैं कि उनकी कोई नीतियाँ ही नहीं है, अगर कुछ हैं
तो वह स्वार्थ है, मतलब अपने मन के मनमानी कर रहे हैं इस सिस्टम के आधार पर। उसी से जयप्रकाश नारायण जी ने यह सिस्टम के बारे में ही बताए थे। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? उनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? तो देख सकते हैं कि क्या सुझाव देंगे। तो इनका मूल था सरकारी नीति यहाँ ही उत्तरदायी है। इनका जो मूल था, ये जो कह रहे थे जयप्रकाश नारायण जी कि सबका जिम्मेवार सरकार की गलत नीतियाँ ही उत्तरदायी हैं। इसके कारण ही भूख है और महंगाई है, रिश्वतखोरी और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। देख सकते हैं उन्होंने सरकार की गलत नीतियों को ही उत्तरदायी और भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी यहीं से पनपता है। किनसे? सरकार की गलत नीतियों से ही। तो चलिए देख सकते हैं कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता ही नहीं। देख सकते हैं बिना रिश्वत का कोई काम चलता ही नहीं। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर यहाँ प्रसरा हुआ है। देख सकते हैं कि रिश्वतखोरी इतना बढ़ गया है कि सरकारी दफ्तर और बैंक से लेकर प्रत्येक स्थल पर ही यह पसरा हुआ, फैला हुआ है और विकराल रूप से यह पसरा हुआ है। मतलब बहुत विशाल मात्रा में यह रिश्वतखोरी फैला हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। हर प्रकार से अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्था तक भ्रष्ट हो गया है। मतलब शिक्षा संस्था में भी रिश्वतखोरी चल रहा है और सभी भ्रष्ट हो गए हैं। फिर बचा ही क्या है? फिर बचा ही क्या है? देख सकते हैं कि युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। वे ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्ट ना पसर रहा हो। देख सकते हैं वह कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना फैला हो। फिर उनकी जड़ें कहाँ खोजी जाए। देख सकते हैं इतना फैला हुआ है कि जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि उनकी जड़ को कहाँ खोजी जाए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं यही लास्ट है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर उनकी कहाँ खोजी जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।